नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का एक बार फिर से फिजिकल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित एमसीक्यूज यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज प्रारंभ हुई उसका चौथा पार्ट है। 3 पार्ट में हमने लगभग 14-15 प्रश्नों को लिया। हालांकि उसमें बहुत से प्रश्न समाहित थे, आपने देखा होगा तो अंदाजा लगाया होगा। आज चौथा पार्ट है, उसमें हमने 7 क्वेश्चन को लिया है। अब 7 में कितने प्रश्न हैं ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि बार बार प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में और आने की संभावना भी है। साथियों, मेरी ये क्वालिटी रही है थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पढ़ाने की, बहुत डीप में जाकर किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। इसके लिए मैं थोड़ा बदनाम भी हूं, लेकिन जिनको वास्तव में ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान के साथ साथ एग्जाम की भी जरूरत है, उनको बड़ा मजा आता है। बट जो केवल पॉइंट टू पॉइंट लेकर के केवल एग्जाम निकालना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी निराशा होती है मेरे क्लास में, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी, और जो ऑलरेडी बहुत डेप्थ में पढ़े हुए हैं, उनके लिए ये सीरीज मैंने प्रारंभ किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कम समय में कई चीजों को आप हल कर पा रहे हैं, प्लस आपको वो लेवल पता चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसी भाग में हमने ये चौथा पार्ट लिया है जिसमें 7 क्वेश्चन है साथियों। और इसमें सातों क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, मतलब अपने आप में एक संपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन मैं बहुत शार्ट में, बहुत सिंपल में आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है, जिससे समय बचत हो और आपका काम भी हो जाए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग विश्व में स्काउटिंग मूवमेंट की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई थी? स्काउटिंग साथियों, कुछ भी बताने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने प्रैक्टिकली स्काउट या गाइड में, गाइड लड़कियों के लिए होता है, स्काउट लड़कों के लिए होता है, अगर पार्टिसिपेट किया होगा तो ज्यादा अनुभव होगा। मैंने जूनियर हाई स्कूल में इसमें पार्टिसिपेट किया था, तब उस समय उसके बारे में ईमानदारी से बताऊं तो कुछ भी नहीं पता था। केवल कुछ अधिकारी आए थे, टेंट वगैरह बनाना सिखा रहे थे कि कैंपिंग कैसे की जाती है, ठीक है, टेंट वगैरह कैसे लगाया जाता है, जो उसके बाद गांठ कितने प्रकार की बांधी जाती है, फिर वहां अलग अलग क्रियाएं, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, माने हर तरीके का हमारा जो उत्थान होता था, या ये कहिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता था, समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए एक युवा को तैयार किया जाता था। वो चीजें हम लोगों ने किया है, जबकि बहुत इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पीटी वगैरह में जितना इंटरेस्ट था उसमें नहीं था। लेकिन अभी समझ में आता है कि उसका मतलब होता है। जैसे इसके सर्टिफिकेट का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन अगर आपने वो सर्टिफिकेट लिया है तो उनसे ज्यादा बेटर आपका प्रभाव पड़ता है जिनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन है, विश्व में स्काउटिंग मूवमेंट की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई? तो आपका आंसर होगा 1907, सर बैडन पावल द्वारा। आपने नाम सुना होगा, ठीक, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सर बैडन पावल ये थे इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड, यूरोप में इंग्लैंड कौन नहीं जानता, इन्होंने हमारे ऊपर 300 साल राज किया। तो सर बैडन पावल ने, वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो सर बैडन पावल ने 1907 में स्टार्ट किया था, ठीक। लेकिन हमारे यहां 1909 में, जस्ट 2 साल बाद क्या था, ये स्काउट, ध्यान देना, स्काउट, और ये कहां हुआ था? बंगलोर में, माने कर्नाटक में, बंगलोर में, ठीक है, 1909 में। 1907 में हमारे यहाँ क्या हुआ था साथियों? इसी बहाने जीके भी थोड़ा देख लीजिए। 1907 में हमारे यहाँ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जहां पर कांग्रेस 2 फाड़ में हुई थी, नरम दल, गरम दल, दोनों में समझौता नहीं हो पाया, दोनों की विचारधारा अलग थी, अलग हो गई। गरम दल में थे लाल बाल पाल घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, महर्षि अरविंद घोष, और नरम दल में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य लोग थे। ठीक है, तो ये हो गया। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, जहां जो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति यहीं से प्रारंभ की, और हिंदू मुस्लिम में जबरदस्ती मुस्लिम कम्युनिटी को एक हिसाब से आरक्षण देकर के हिंदू और मुस्लिम में बंटवारे का बीज डाला। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार फिलहाल हमारे देश में 1909 में स्टार्ट हुआ, 2 साल बाद, और विश्व में 1907 में, और 1910 में गाइड, चूंकि वो स्काउट था, गाइड लड़कियों के लिए होता है, स्काउटिंग एंड गाइडिंग, समझिए कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवा को तैयार करना। ठीक है, और हमारे यहाँ 1911 में जस्ट 1 साल बाद गाइड हुआ भारत में, जबलपुर, जबलपुर माने
एमपी, ठीक है, जबलपुर एमपी। ये सिंपल में, ठीक साथियों, इसका एक बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है, बहुत लंबा, केवल अकेले स्काउट एंड गाइड का। बट इतना जानिए, सर बेडन पावेल इसके संस्थापक थे, इंग्लैंड में इन्होंने किया। जस्ट 1 साल बाद हमारे यहाँ स्काउट खोला बेंगलोर में, और आज बेंगलुरु नाम है। 1910 में वहीं पर लंदन में ही ये गाइड बना, ठीक है, गाइड बना 1910 में, और जस्ट 1 साल बाद हमारे यहाँ जबलपुर में गाइड की शुरुआत हुई, ठीक है। जबकि इसको मिक्स कर दिया गया दोनों को, भारतीय स्काउट एंड गाइड 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शायद वही होगा। जी हाँ, इंडियन स्काउट एंड गाइड की शुरुआत कब की गई? 1950 में, ठीक है। इसमें बड़े बड़े भारतीय नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था, जवाहरलाल नेहरू भी थे। माने इसमें कई लोगों ने सोचा कि जिस प्रकार से हम लोग बातें करते हैं कि पुरुष और महिला एक समान है, तो फिर एक साथ कर दिया जाए। उसमें नैतिक विकास और शारीरिक विकास के साथ साथ मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मानसिक स्तर पर मजबूत बच्चे हो जाएंगे, ये जो लड़की लड़के का भेद मिटेगा, ठीक है। सबको एक साथ कर दिया भारतीय स्काउट एंड गाइड, ठीक है। 1950 में इसकी शुरुआत की गई। इसमें 3 से लेकर के आजीवन तक, 3 वर्ष लेकर के आजीवन तक इसका मेंबर बना जा सकता है, ठीक है। आजीवन, आजीवन भारतीय स्काउट एंड गाइड का 1950 में, ये ध्यान दीजिएगा, ये हुआ। और इसमें कुछ चीजें आपको याद करने लायक है। अगर 3 वर्ष में, 3 वर्ष का जब हो जाते हैं और आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको क्या कहा जाता है? बन्नी, ठीक है, बन्नी, ठीक है। बन्नी, बन्नी माने खरगोश। 3 वर्ष सोचिए, छोटा सा बच्चा। और अगर 5 वर्ष से ऊपर है, 5 से 10 साल में आप एंट्री लेते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, 5 से 10 एंट्री लेते हैं, तो पुरुषों को बोलेंगे कब, माने बच्चों को बोलेंगे कब, और इसको बोलेंगे बुलबुल, लड़कियों को बोलेंगे बुलबुल, ठीक है। अब यहां पर कीप ऑन स्माइलिंग, इसका मोटो है कीप ऑन स्माइलिंग। बच्चे हैं, थोड़ा मुस्कुराते रहो। यहां पर इसका मोटो होता है कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है। कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहो। छोटे बच्चे 5 से 10 माने 5 से ऊपर वाले बच्चे जब एंट्री लेते हैं, तो लड़कों को कहा जाता कब, लड़कियों को कहा जाता बुलबुल, कीप ऑन ट्राइंग। अगर 10 से 18 साल के अंदर यहां पर एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो इनको कहा जाता है स्काउट एंड गाइड, ठीक है, स्काउट एंड गाइड, ठीक है। 10 से 18, इसका मतलब आप 10 में है तो 5 है, 18 है तो लगभग वही इंटरमीडिएट तक, ठीक है। 18 साल माने इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं स्काउट। और यहां पर इसका मोटो है बी रेडी, ठीक है, बी रेडी। स्काउट लड़कों के लिए, गाइड लड़कियों के लिए, ठीक है। और जो 18 से या ये कहिए 15 से 25 साल में अगर एंट्री लेते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? उस समय रोअर कहा जाएगा लड़कों को, और रेंजर कहा जाएगा लड़कियों को। बहुत सिंपल, बहुत लंबा चैप्टर साथियों, लेकिन फिर वही है कि फिर थ्योरी लंबी हो जाएगी, तो फिर क्वेश्चन आंसर करने से फायदा क्या हुआ, ठीक है। और यहां पर टू सर्व माने सेवा करिए, ठीक, सेवा कीजिए। तो चारों का मोटो अलग अलग है। जब बच्चा 3 साल का, जब खरगोश के लेवल पर है, तो कीप ऑन स्माइलिंग। देखिए, ये एक गैर राजनीतिक संस्था है, ये राजनीतिक संस्था नहीं है, बिल्कुल ही ऑटोनॉमस है, अपने से खुद से चलाती है, ठीक है। ये प्राइवेट टाइप संस्था है, समाज का निर्माण करती कोई सरकारी संस्था नहीं है ये, ठीक है। नॉन पॉलिटिकल, नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है। तो आजीवन सदस्य इसका बना जा सकता है अगर आप में दम कम है। 3 साल का बच्चा तो बनी, कीप ऑन स्माइलिंग। कब और बुलबुल जब 5 से 10 साल का एंट्री लेता है, तो कब, कब माने छोटे शावक। कीप ऑन ट्राइंग। स्काउट एंड गाइड 10 से 18 साल वाले, बी रेडी इसका मोटो है। और 15 से 25 इसका रोअर एंड रेंजर, रोअर लड़कों के लिए और रेंजर लड़कियों के लिए, ठीक है। रेंजर सेवा कीजिए टू सर्व, ये इसका मोटो है, ठीक है। और ये बिल्कुल शैक्षिक मूवमेंट है, शैक्षिक आंदोलन है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। ये हो गया इंडियन स्काउट एंड गाइड। सिंपल चीज है इसमें। अब इसका फ्लैग है, इसके इसके बारे में तो बहुत सी चीजें, बहुत लंबा चैप्टर, अकेले कम से कम 40 मिनट ले सकता है ये, लेकिन बेसिक चीजें जान लीजिए। क्वेश्चन आंसर मतलब ये होता है कि थोड़ा सा जाने। कौन सी संस्था विश्वविद्यालय, साथियों विश्वविद्यालय का जहां नाम आता है, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी क्या होती है साथियों? ये यूनिवर्सिटीज है, मान लीजिए ये मदर है,
यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, ठीक है, और इसके बच्चे पैदा होते रहते हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों बच्चे पैदा होते रहते, माने जायज और नाजायज। इसमें नाजायज भी होते हैं। तो दो प्रकार के जायज होते हैं, एक तो बिल्कुल बिल्कुल भी जायज, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, सरकारी है जिससे, ठीक है, एडेड हो गए। तो ये कॉलेज, अब जैसे मान लीजिए कॉलेज कोई सरकारी कॉलेज एडेड कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज भी हो गया, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज। तो जितने नए नए कॉलेज खुलते हैं, मान लीजिए मैंने एक कॉलेज खोल दिया, अब मैंने सारे नॉर्म्स एंड कंडीशन पूरा कर लिया, अगर पूरा कर लिया कि एक विद्यालय के लिए क्या क्या चाहिए, महाविद्यालय के लिए, तो चलिए हो गया, तो भाई हमको हमारी माँ से ये परमिशन लेना पड़ेगा कि आप मुझे परमिशन दो कि मैं आपका पुत्र हूं। जैसे मान लीजिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, अब इससे संबंधित सबसे बड़ा कॉलेज जैसे टीडी कॉलेज मान लिया गया, अब या ये कॉलेज दुनिया भर का कॉलेज कॉलेज कॉलेज, इसी में कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि टोटल फर्जी है, टोटल नाजायज है, उन्होंने जबरदस्ती का इधर उधर पैसा वैसा दे के मान्यता लिया था, कैंसिल हो गया। तो कार्य मतलब मदर होती है यूनिवर्सिटीज, उसके बच्चे होते हैं सब कॉलेज वगैरह, ठीक। तो यूनिवर्सिटी को सारा चीज या यूनिवर्सिटी की शिक्षा को बहुत ही डेवलप करने का काम, उसको पैसा ऐड देकर उसको और भी बेहतरीन करने का काम कौन करता है? विद्यालय का शिक्षण। ध्यान दीजिएगा, माने टीचिंग, परीक्षा, एग्जामिनेशन, रिसर्च माने शोध, शोध भी किसी भी सब्जेक्ट पर शोध में समन्वय, निर्धारण और रख रखाव। अब सोचिए रिसर्च में जो कोऑर्डिनेशन है, निर्धारण है, रख रखाव का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो एनसीटी बिल्कुल नहीं करती, फिशु बिल्कुल नहीं करती है, एनसीईआरटी नहीं करती, यूजीसी करती है। इसका नाम यह है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट। ग्रांट माने अब वही हो गया भाई, देना कुछ ना कुछ देना। ग्रांट माने तो वैसे प्रदान करना होता है, कहते हैं ग्रांट में परमिशन, लेकिन यहाँ पर ग्रांट माने सहयोग देना, पैसे का, मुद्रा का। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना 1953 में हुई साथियों, इसकी स्थापना 1953 में हुई, और 1956 में भारतीय संसद के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक बना दिया गया। जब संसद का पार्ट हो गया, माने इसका संविधान का एक अंग हो गया, तो 1953 में इसकी स्थापना हुई, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हुआ कैसे था? वैसे इसका पूरा लिया जाए तो 1944 में सार्जेंट कमीशन बना, ठीक है। इसने कहा कि कुछ ऐसा चीज किया जाए भाई जो यूनिवर्सिटी के, जो विश्वविद्यालयों के वृद्धि और विकास के लिए काम करे। चलिए 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया गया, ठीक है, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया, ठीक है, कि भैया कुछ करिए, उच्च लेवल की शिक्षा के लिए, जो हायर एजुकेशन उसके लिए कुछ करिए। तो 1948 में राधाकृष्णन आयोग बनाया गया, जिसको कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या यूनिवर्सिटी शिक्षा आयोग बनाया गया। इसी के आधार पर, इसी के सिफारिशों किया डॉक्टर राधाकृष्णन, महान विद्वान, शिक्षाविद, इन्होंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया, सब कुछ देखा था कि क्या किया जा सकता है। तो जो अपना रिपोर्ट दिया, उसी के आधार पर 1953 में इसका गठन हुआ, किसका? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका पहली बात कि जितने यूनिवर्सिटी होते हैं मान्यता यही देता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए, कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस, सारा चीज को मान्यता यही देगा, कौन देगा? यूजीसी। और यूजीसी परीक्षाएं भी कितना करवाता है, आपने देखा होगा। पहले तो नीट वगैरह के वो जो एआईपीएमटी था, एआईट्रिपल था, तो ये अभी यूजीसी का नेट आप लोग देखते हैं, नेट जेआरएफ का पेपर, ठीक, इसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, बस इतना जानेंगे कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, ठीक है, थोड़ी कम मेरिट होती है तो नेट निकलता है, ज़्यादा मेरिट होती है तो जेआरएफ होता है, उसके बाद जेआरएफ में तो पैसा भी मिलता है, जनरली सब लोग जानते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जरूरत रही तो इस पर मैं अलग से बता दूंगा आपको कि नेट और जेआरएफ में क्या अंतर होता है, बट अभी मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादातर लोग बूढ़े हैं, बूढ़े इन द सेंस मैच्योर हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह मैं नहीं पढ़ा सकता।
जरूरत पड़ेगी तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में बना और भारतीय संसद के अधिनियम के तहत 1956 में इसको एक संसद का अंग बनाया गया। मान के चलिए कि बिल्कुल ये सरकारी है, भारत सरकार का ही है, इंडियन गवर्नमेंट का ही है, ठीक है, बिल्कुल ऑथराइज्ड है ये इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक। सार्जेंट कमीशन गठन हुआ 1944 में, 1948 में राधाकृष्णन राय को गठन हुआ, 1953 में इसका गठन हुआ, 1956 में ये संसद से पारित हुआ, ठीक है। और ये क्या काम करता है, यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है, उसके बढ़ोतरी के लिए पैसा भी देता है, ऐड भी देता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो पूरा योग देता है और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसको भी काफी कुछ सहयोग देता है। कहने का मतलब कि इसके नाम से जो स्पष्ट है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने के लिए एक कमीशन बना हुआ है, ठीक है, तो इसको सहयोग करता है। तो यूजीसी का आपने नाम सुना होगा। इसका अब सोचिए कि सब पूरे पार्ट को अलग से बताया जा सकता है 20-25 मिनट में, ठीक है। यूजीसी इतने आसानी से नहीं उसका पोर्शन खत्म होता, लेकिन यहां पर खत्म करना जरूरी है। केंद्र और राज्य के स्कूलों को शिक्षा के प्रति परामर्श देने का काम कौन सी संस्था करती है, केंद्र को भी और राज्य की भी शिक्षा साथियों। तो एनसीईआरटी, एनसीटीई बिल्कुल नहीं देगा, यूजीसी तो अब यहां होगा नहीं, और फिशु दूसरी चीज है। केंद्र और राज्य, अब देखिए यूजीसी तो सिर्फ आ गया आपका यूनिवर्सिटीज, है ना, यूनिवर्सिटी से संबंधित जितनी भी चीजें। यहां पर एनसीटी, अभी हम आगे देखेंगे, एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। यहां पर एनसीईआरटी, इसका मतलब यही बचा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पहले साथियों हम लोग सीबीएसई को समझ ले, बस थोड़ा सा आराम हो जाएगा। एनसीईआरटी बच्चा बच्चा जानता है कि एनसीईआरटी की किताबें मिलती है। हर यूपीएससी, हर आईएएस पीसीएस वालों को कहा जाता है कि बड़ी बड़ी किताबें मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसका नाम से स्पष्ट है कि एक राष्ट्रीय काउंसिल परिषद है, किसने, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, माने शैक्षिक रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए भी, माने शिक्षा के प्रति शोध और ट्रेनिंग सबके लिए क्या बना, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सीबीएसई एक बोर्ड है साथियों, सीबीएसई एक बोर्ड है, जैसे हमारा यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, हर प्रदेश का एक अलग बोर्ड होता है, उसी के आधार पर परीक्षाएं लोग करवाते हैं। लेकिन जो सेंट्रल कर्मचारी होते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, अब उनका कोई निश्चित तो होता नहीं कि आज यहाँ है कल वहाँ है, आज यूपी में काम करना कल एमपी में चले जाएं, एमपी से बिहार में चले जाएं, बिहार से झारखंड में चले जाएं। तो होता क्या है, कब पता चला कि बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, चले गए एमपी बोर्ड में पढ़ने, उनकी किताबें अलग हैं, बच्चों की इतनी प्रॉब्लम, फिर एमपी बोर्ड से यूपी में आ गए, पता चला कि उनकी किताबें अलग, यूपी से दिल्ली बोर्ड में आ गए। तो बड़ी डिस्टर्ब होता था बहुत ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है। तो उनके लिए यह सिस्टम लाया गया 1961 में साथियों, 1961 में, 1961 में एक सिस्टम बनाया गया, क्या, एनसीईआरटी का। क्या कहा गया कि पहले तो इसको लाया गया सीबीएसई बोर्ड को, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड को, ये तो अभी बाद में चर्चा करते हैं। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माने एक ऐसा बोर्ड लाया गया जो केंद्रीय सरकार का है, भारत सरकार का है, ठीक, ये पूरे देश में होगा, आपके पूरे सरकारी के लिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए, प्राइवेट, कुछ प्राइवेट भी है उसमें, कॉलेज जो भी है, एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड, तो सारे के लिए एक पैटर्न रखा जाए। जैसे मान लीजिए आप एमपी से बिहार में जा रहे हैं, तो वहां सीबीएसई बोर्ड हो, चीजें वही हो, सब कुछ वही हो। बिहार से आप राजस्थान में जाते हैं तो वहां भी सीबीएसई बोर्ड हो। तो जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके बच्चों को दिक्कत न झेलना पड़े, उनको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, इसलिए सीबीएसई बोर्ड बनाया गया। सीबीएसई बोर्ड जो हम लोग जानते हैं, ज्यादातर लोग गांव में क्या जानते हैं कि प्राइवेट वाले होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड चलाते हैं, लेकिन आपको पता होगा प्राइवेट वाले देखते हैं कि हर स्कूल में उनका अलग किताब चलती है। तो वो तो कमीशन की बातें होती हैं, छपवा छपवा के अपना आधा आधा कमीशन से, है ना, 100 रुपए की किताब 800 में छपती है, तो दूसरी। लेकिन अगर पैमाने को देखा जाए, सरकारी हिसाब से देखा जाए, तो इस सीबीएसई बोर्ड के लिए जो किताब छापने का काम कौन करता है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अब तो एनसीईआरटी लगभग कई ऐसे स्टेट है जो अपने बोर्ड में एनसीईआरटी को लागू कर रहे हैं। चलो सीबीएसई जो करता करता अपने जगह है, बट जब इतना बेसिक, इतनी अच्छी चीजें मानी जा रही है एनसीईआरटी में कि बड़ी बड़ी किताबों को रिजेक्ट किया जा रहा है और एनसीईआरटी को इतना महत्व दिया जा रहा है, तो हम भी लागू करते हैं। देखिए यूपी बोर्ड में भी लगभग एनसीईआरटी ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक, जबकि यूपी बोर्ड की किताबें अलग होती थी। तो एनसीईआरटी
देखिए, केंद्र एवं राज्य के स्कूलों को शिक्षा के प्रति परामर्श देता है। हम लोग जानते हैं कि केवल किताबें छापता है, ये पब्लिकेशन बोर्ड भी है, किताबें छापता है, एनसीईआरटी की किताबें छपती है, ठीक है। बेहतरीन किताबें होती है, नो डाउट, रूट एरिया से, बिल्कुल जड़ से लेकर शुरू करती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की किताबें छापने काम करती है, प्लस केंद्र और राज्य के स्कूलों को शिक्षा के प्रति परामर्श देने का भी काम करती है। दूसरे, सीबीएसई बोर्ड के लिए किताबें छापती हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के लिए, जो कि पूरे राष्ट्र का है, पूरे भारत का है, भारत सरकार का है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा है ये, ठीक है। पूरे ऑल इंडिया में सीबीएसई बोर्ड ये है। अब वो आईसीएसई बोर्ड और ये सब को छोड़ दीजिए, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए स्पेशली ये बनाता क्या, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। तो यहां पर सवाल आपका बन सकता है, कब ये स्थापित हुआ? 1961 में बना एनसीईआरटी। क्या है, केवल किताबें नहीं छापते, केवल पब्लिकेशन हाउस नहीं, ये केंद्र और राज्य के स्कूलों को जो बढ़ोतरी के लिए उसको परामर्श भी देता है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के लिए किताबें भी छापता है। अब तो एनसीईआरटी लगभग इतना पॉपुलर हो गया कि कई और स्टेट अपने बोर्ड में इस किताब को शामिल कर रहे हैं, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ साथियों, बहुत शॉर्ट में, लेकिन एग्जाम के लिहाज से ठीक है। अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जितने भी टीचिंग कोर्सेज चलते हैं, बीएड, डीएलएड, बीपीएड, एमपीएड, ठीक है, देखिए इधर बीपीएड, एमपीएड, डीएलएड, ये एमएड, बीपीएड, एमपीएड, ये आदि पढ़ाई, उन कोर्स का अप्रूवल कौन सी संस्था करती है? जैसे मान के चलिए आपके पास विद्यालय है, आपको मान्यता लेना है किसका? बीएड का, बीडीसी का, ठीक है, और ये एमएड का, बीपीएड का, एमपीएड का, जो एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें आपको टीचर बनाया जाता है, उसके लिए अप्रूवल कौन करता है? आप मान लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कभी आपके कॉलेज में इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये सारा सारा कुछ करके, वो तो जो प्रोसीजर है ही, लेकिन जिसमें आप शिक्षक तैयार कर रहे हैं, ठीक, इसका नाम से स्पष्ट है, क्या है? एनसीटीई, उन कोर्स का अप्रूवल कौन सा करना? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। सोचिए, टीचर के शिक्षा के लिए एक काउंसिल, राष्ट्रीय काउंसिल, ठीक, टीचर की, तो ये भी बनाया गया है, और इसको बनाया गया था 1995 में, 1995 में बनाया गया एनसीटीई, जो मान्यता देता है, सिंपल भाषा में, जब आप नया कॉलेज खोलते हो उसमें अगर आपको बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, डीएलएड, है ना, ये सारे कोर्स जो टीचर्स बनाते हैं, उनको अगर मान्यता लेना है, अप्रूवल लेना है, तो उसको कौन सी संस्था मान्यता देती है? वो एनसीटीई। बिना इसके मान्यता के आप ऐसे सब्जेक्ट को अपने कॉलेजेस में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ये कब बना? 1995 में। यूजीसी हमने देखा ही, एनसीईआरटी हमने देखा ही, ठीक है। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, यूनिवर्सियाड अर्थात फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, फिशु, देखिए अगर देखा जाए तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स फेडरेशन, इसको सिंपल भाषा में देखना फिशु को, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स फेडरेशन या गेम्स फेडरेशन से गेम और स्पोर्ट्स फेडरेशन यहाँ कर देते हैं, स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स और गेम में अंतर होता है, गेम ग्रुप होता है, स्पोर्ट्स इंडिविजुअल होता है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, ठीक है, 1949 में हुआ। नाम से स्पष्ट है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, माने यूनिवर्सिटी के बीच में, अलग अलग यूनिवर्सिटी, पूरे दुनिया के यूनिवर्सिटीज के बीच में आपस में कंपटीशन कराने के लिए ये फेडरेशन बना, ठीक, 1949 में। और इसके तहत 1959 में पहला समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुआ। समर, जिस प्रकार से हम लोग ओलंपिक में देखते हैं कि सबसे ज्यादा समर को ही पढ़ते हैं, शीतकालीन ओलंपिक से कम सवाल पूछा जाता है या उस पर कम ध्यान देते हैं, तो यहां पर समर ओलंपिक, सॉरी, समर यूनिवर्सिटी, समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ये पहली बार आयोजित किया गया इटली में, ठीक है, इटली में, इटली में। और अभी जो लेटेस्ट हुआ है 2019 में, ये भी इटली में हुआ था, और 2023 में अभी जो चाइना में होने जा रहा है जुलाई अगस्त में, ठीक है, ये चीन में, और 2025 में जर्मनी में होगा, ये जर्मनी में, ठीक, 2025 में जर्मनी में। इतना आपको जाना है, फिशु
अगर आ जाए किससे संबंधित है तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हर 2 साल पे, हर 2 वर्ष पे होता है साथियों, हर 2 वर्ष पे होता है ये। और 1959 में पहली बार हुआ था इटली में, ठीक है, इटली में। तो यूनिवर्सियाड माने 2 साल पर होने वाले यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स गेम जो वर्ल्ड का है उसको यूनिवर्सियाड बोलते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स को हर 2 साल पर कौन आयोजित करता है, तो हमने यूजीसी को देख ही लिया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। ये इसको देखो हम लोग अलग से देखेंगे दूसरे पार्ट में। फिशु देख लिया, टिशू कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका ये फिशु FISU, वैसे उसको दूसरे भाषा में ऊटपटांग आएगा तो नॉर्मल भाषा में हो जाएगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स फेडरेशन या स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन हो गए। 1 मिनट, जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है। हाँ, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और उनमें अनुशासन, जानिएगा डिसिप्लिन, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस का विकास करने के लिए किस संस्था का निर्माण किया गया था। बच्चे आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, आत्माभिमानी बने, ठीक है, और अनुशासन, आत्मविश्वास आए, उनके लिए कौन सी संस्था बनी थी। तो युवक खेल संगठन, राष्ट्र निर्माण संगठन, इनमें से सभी, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। नेहरू युवा केंद्र संगठन, NYKS, साथियों इसका नाम खूब सुना होगा, NYKS, ठीक है, नेहरू युवा केंद्र संगठन। इसको 1972 में भारत सरकार द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा। नाम से स्पष्ट है कि नेहरू युवा खेल संगठन। ये साथियों हमारे देश में हर ब्लॉक से 2 लोगों को छांटा जाता है, 2 वॉलंटियर को छांटा जाता है, माने हर ब्लॉक से। सोचिए, अब आप जिस भी ब्लॉक पे हो वहां से 2 वॉलंटियर को छांटा जाएगा, ठीक। इसकी वैकेंसीज खूब निकलती हैं, 10,000 15,000। हालांकि इसका पेमेंट मात्र 5,000 होता है। इसका पेमेंट 5,000 होता है, 2 ही साल सेवा होती है। और जब पढ़ाई के दौरान इसका ज्यादा वैल्यू नहीं होता, पढ़ाई खत्म है तभी इसकी वैल्यू होती है। लेकिन मान के चलिए एक नेहरू युवा केंद्र संगठन हर देश में है, हर ब्लॉक स्तर पर, जो जानने वाले ना हो अपनी जगह है, लेकिन पूरे ब्लॉक स्तर से 2 लोगों को चुना जाता है, ठीक। तो सोचिए, जैसे मान लीजिए मैं जौनपुर जिले का हूं, मेरे यहां 21 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक से 2 लोग चुने जाएंगे, माने एक पूरे जिले में 42 लोग चुने जाएंगे, ठीक है। और उनका इंटरव्यू होता है, और इनको क्या कराया जाएगा कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को खेल कूद के माध्यम से डेवलप करना, ठीक है, कबड्डी खिलाना, खो खो खिलाना, दुनिया की हर चीज। अब वो कराए ना कराए अपने जगह है, लेकिन फिर भी होता रहता है, भले आप इन्वॉल्व ना हो, ना पता हो, लेकिन जनरली जो देखिए उस लाइन में है उनसे ज्यादा तो मैं कभी नहीं जान सकता, मैं तो थ्योरी हूं। कभी कभी उनसे, उन लोगों से भेंट होती है जो इस सब में लिप्त है, बट जो बिल्कुल केवल किताबी भाषा में जानते हैं उनके लिए है कि NYKS, नेहरू युवा केंद्र संगठन 1972 में बनाया गया था ग्रामीण स्तर पर खेल को बड़ा बढ़ावा देने के लिए। आज खेलो इंडिया गेम के तहत रूट लेवल के बच्चे निकल रहे हैं, प्रतिभाएं निकल रही हैं। उसी प्रकार ग्रामीण स्तर में खेल जागरूकता के माध्यम से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास और समाज का निर्माण करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी, माने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, एंड टू इनहांस द स्पोर्ट्स लेवल ऑफ रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया के स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ये 2 लोगों को चुना जाता है। और ये लोग काम करते हैं। जैसे जैसे हमारे प्राथमिक विद्यालय में जो चुने जाते हैं अनुदेशक वगैरह, भले उनका पेमेंट 2,000 5,000 जो भी हो, ठीक है। एक बार बीच में आया था, उनका काम है, एक प्रौढ़ शिक्षा वाले चुने जाते हैं, भले वो कभी न पढ़ाए बुड्ढों को जाके, लेकिन चुने जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी है नेहरू युवा केंद्र संगठन, ठीक। तो काम तो होता है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि 1972 में स्टार्ट हुआ था, और ये ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारता है। हर ब्लॉक से 2 लोगों को चुना जाता है, पेमेंट 5,000 होता है, 2 ही साल के लिए इनका सिलेक्शन होता है, 2 साल के लिए, मात्र 2 साल के लिए जो वॉलंटियर इसके होते हैं, ठीक। नए नए लोग आते रहते हैं तो सब कुछ सही रहता है, तो इसमें इतना जानना है, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन फटाफट लेते हैं। फिशु हमने देखा 1900, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और कि 1949 से लेकर 2011 तक
ध्यान दीजिए, इसका जो हेडक्वार्टर था ब्रुसेल्स, साथियों ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स माने बेल्जियम की राजधानी। अगर बेल्जियम, अच्छा ठीक है, 2011 से इसकी जो हेडक्वार्टर हो गया लुसाने, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, लुसाने। लुसाने आप लोग जानते होंगे, स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो लुसाने कौन नहीं जानते, कितनी स्पोर्ट्स संस्थाओं का हेडक्वार्टर वही है। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं तो आपको और याद हो जाएगा। देखिए ये आपका देखिए बेल्जियम है, देखिए बेल्जियम, ब्रुसेल्स, इसमें दिया हुआ है ब्रुसेल्स। तो यहां पर 1949 में जब ये फिसू स्टार्ट हुआ था, वहां से लेकर 2011 तक यही हेडक्वार्टर था। उसके बाद ये देखिए आपका स्विट्जरलैंड हो गया। देखिए यहां बेल्जियम, ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का लुसाने शहर जो है अब इसका हेडक्वार्टर हो गया है। ब्रसल्स यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स, और ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, लुसाने। तो ये हुआ, ठीक है। ये इसका हो गया। अब एनसीटी हमने देखा कि 1995 में बना, ठीक है। ये टीचर्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ करता है, ठीक है। हमने देखा एनसीईआरटी, जी हाँ एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड, पेपर, किताब छापना, ये वो सब कुछ देखा हमने, ठीक है। इधर देखा हमने यूजीसी के बारे में, देखा हमने यूजीसी। यूजीसी का एक चीज और देख लेते हैं, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है साथियों, 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, इतना याद होना चाहिए, 6। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए भारत है, तो भारत यहाँ पर 6 क्षेत्रीय कार्यालय। देखिए मध्य प्रदेश में ये भोपाल, ठीक है, भोपाल। यहां पर पश्चिम बंगाल में कोलकाता, याद रहेगा कोलकाता। असम में गुवाहाटी, ध्यान दीजिएगा, 6 क्षेत्र कार्यालय हैं। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, माने यहाँ तेलंगाना में हैदराबाद, ठीक। महाराष्ट्र में पुणे, पुणे, हैदराबाद, हाँ, और कर्नाटक में बंगलोर, बंगलुरु, ठीक है। ये माने दक्षिण भारत में 2 है, हैदराबाद बंगलुरु, हैदराबाद बंगलुरु। महाराष्ट्र में पुणे, 3 इधर हो गया। मध्य प्रदेश में भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल, और पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता, और इधर असम में गुवाहाटी। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है जी हाँ। और इसमें हमने देखा 1907, 9, 10, 11, ठीक। और बेडन पावल 7 इंग्लैंड में, 9 हमारे देश में स्काउट, 10 इंग्लैंड में, 11 हमारे देश में गाइड, जबलपुर, है ना। और यहाँ हमने देखा स्काउट एंड गाइड 50 में मिला, और सब कुछ मिक्स हो गया। उसके बाद हमने देखा कब को देखा, हमने बुलबुल को देखा, ठीक है। कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन स्माइलिंग, बी रेडी एंड सर्व, सब कुछ ये देखा। और ये आपका यूजीसी, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना बहुत है, बस इतना लंबा चैप्टर है, लेकिन इसको मैंने समेटने का प्रयास किया बहुत छोटे में, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो जरूर कमेंट करिएगा। कुछ उसमें आपको सुधार लाना है, कुछ मुझे राय देना है, सजेस्ट करना है, तो जरूर दिया करिए, तभी थोड़ा सा सुधार लाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। नमस्कार।